Today, we are going to start our most important portion and it is called stereochemistry. Okay, तो आज जो हम अपना पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री और ये अपने आप में ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं अपना स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है बेसिकली, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीरियो केमिस्ट्री? देखो हमारे पास कोई सा भी, जैसे हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, राइट? वैसे तो हम बोर्ड पे बनाते हैं या आप कॉपी में बनाते हैं तो वो हमेशा टू डायमेंशन होता है, लेकिन हम थ्री डायमेंशन भी तो बना सकते हैं क्योंकि रियलिटी में तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बनते हैं। तो अगर रियलिटी में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बनते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं तो अब उन्हीं के बारे में पढ़ना, थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ना और उनकी स्टडी करना कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चर अरेंज है और कितना इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रक्चर, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। ठीक है, कि एटम किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके का पैटर्न है, कौन लेफ्ट में कौन राइट में, कौन प्लेन के अंदर है कौन सा प्लेन के बाहर है, राइट? और ऐसे प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर होने से क्या प्रॉपर्टी हो चेंज हो जाएगी। तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ना हमारे पास क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो वी कैन से स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो हम इसमें बेसिकली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई हैव टू राइट डाउन हियर। तो सबसे पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो इसी को हम एक दूसरी लैंग्वेज में भी बताते हैं। ठीक है, कि और क्या हो सकता है इसके लिए। तो देखो ये तो हुआ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना, लेकिन एक चीज से हम और डिफाइन करते हैं कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है विच इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल बोलते हैं इसे, ठीक है। सो वी कैन से, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है that deals with that deals with study of स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी अगर एटम है, कोई भी एटम एटम जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे, तो उसका जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट है, ठीक है, स्पेस के अंदर। ठीक है, तो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोर्स वो मोस्टली थ्री डायमेंशनल होगा, बट टू डायमेंशन भी हो सकता है। ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ, ये इसका मतलब क्या है स्पेशल अरेंजमेंट? एज आई सेड, लेफ्ट में राइट में ऊपर है नीचे है, इन टू दी बोर्ड है, आउट टू दी बोर्ड है। तो ये सब चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर ही देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तो ये जो है स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, तो अब हम जो आ रहे हैं, तो अब देखो इसके अंदर ना स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इतना तो हमारे पास हो गया। ठीक है, जो कि मेन इंट्रोडक्शन है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर हम कुछ फैक्ट्स जाने, तो कुछ हमारे पास क्या, देखो जैसे मान लो कोई भी मेरे पास थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है, ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री किस चीज से और डील करती है, मैनिपुलेशन ऑफ अरेंजमेंट्स का। कि स्ट्रक्चर जैसे मान लो आपने मिरर रख दिया, तो मिरर दिखाने के बाद स्ट्रक्चर की मिरर इमेज बनेगी। तो एक स्ट्रक्चर मान लो लेफ्ट में है तो मिरर के बाद वो राइट में दिखेगा। तो इसका मतलब ये सब इसके बारे में देखना, इसके बारे में पढ़ना, इसके बारे में स्टडी करना, यही क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री होता है, राइट? तो ये थ्री डायमेंशनल मोस्टली होता है, बट टू डायमेंशन के लिए भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट। तो हमारे पास और कुछ इमेज ऐसी भी बनेंगी जो कि क्या होगी, कुछ इमेज सुपर इम्पोजिबल होंगी, मतलब ऑब्जेक्ट का मिरर जैसा कुछ बन रहा होगा। मान लो दो इमेजेस है या मान लो दो कंपाउंड है, ऑफ कोर्स एक एक चीज अगर लेफ्ट में तो दूसरे में राइट में है, तो इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इन्हीं चीज को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो इसी इसी तरीके से मेरे पास एक टर्म आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर।
तो ये स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर, तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स अब डायरेक्टली लेता हूँ, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली जो चीजें लेते हैं वो लेते हैं हम अपना स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली लेता हूँ यहाँ पे स्टीरियो। तो मेरे पास जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, 1 सेकेंड, यस, तो इस स्टीरियो आइसोमर के अंदर हमारे पास बहुत सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, तो आइसोमर का जैसे आपको पता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फॉर्मूला इज सेम। तो आइसोमर वो होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम रहता है बट जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, राइट। तो ये स्टीरियो आइसोमर बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, तो ये दो मेन टाइप हैं स्टीरियो आइसोमर बेसिकली, एज आई सेड कि देर आर टू मेन टाइप्स। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। तो कॉन्फ़िगरेशनल हमारे पास पहला टाइप है। और जो सेकंड टाइप होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। तो सेकंड टाइप है हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर बेसिकली मेरे पास दो चीजें हैं, एक है कॉन्फ़िगरेशनल और एक है मेरे पास कॉन्फॉर्मेशनल। तो देखो एक्चुअली में ना कॉन्फॉर्मेशनल के जो आइसोमर होते हैं ना, अगर वो हैं तो वो वैसे ही रहेंगे, ये आपस में मतलब जैसे हमने दो बनाए तो वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल है। कॉन्फॉर्मेशनल के अंदर रोटेट करके हम उसे इंटर कन्वर्टेबल बना सकते हैं, हम उसे पहले जैसा बना सकते हैं। मान लो दो स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं अब एक चीज लेफ्ट में तो वहां पे राइट में है, तो मैंने उसे रोटेट करवा दिया, तो रोटेट करवा के मैंने ठीक उसे वैसे ही बना दिया ना पहले जैसा। रोटेशन मतलब कन्वर्टिबल है। तो इंटर कन्वर्टिबल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्फॉर्मेशनल, लेकिन कॉन्फ़िगरेशनल वाले नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ये कन्वर्ट नहीं होते, तुम इसको रोटेट नहीं करवा सकते। सो कॉन्फ़िगरेशनल वाले क्या होते हैं मेरे पास, दीज आर दी नॉन इंटर कन्वर्टेबल, नॉन इंटर कन्वर्टेबल। तो ये आपस में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फॉर्मेशनल वालों की, तो ये मेरे पास इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसमें रोटेशन अलाउड होता है। तो वो पहले जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका मतलब जो दूसरा वाला था वो पहले जैसा कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो दीज आर दी कन्वर्टेबल्स। ठीक है, अब अगर मैं कॉन्फ़िगरेशनल की बात करता हूं तो कॉन्फ़िगरेशनल इज फर्दर डिवाइडेड। तो कॉन्फ़िगरेशनल जो होता है तो ये मेरे पास अपने आप में दो मेन चीजों में डिवाइडेड है। तो कॉन्फ़िगरेशनल के मेरे पास दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इनैंशियोमर्स, जो कि हम ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं इनैंशियोमर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे हेलो एल्किन और हेलो एरीन था तो उसमें आया भी था। तो इनैंशियोमर्स हमारे पास होता है। और सेकंड जो होता है इसे हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स। तो ये जो मेरे पास दो टाइप के हैं, तो डाई स्टीरियोमर्स के बारे में भी हमने पहले से ही पढ़ रखा है। तो ये डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है ना ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम आएगा, सुना होगा। तो डाई स्टीरियोमर्स के अंदर मेरे पास दो फर्दर टाइप हैं, एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर और एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये एक है मेरे पास डाई स्टीरियोमर में ऑप्टिकल आइसोमर, और एक होता है ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में पता है ना सिस और ट्रांस टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो और कॉन्फॉर्मेशनल तो मैंने बताया कि ये इंटर कन्वर्टिबल होता है, राइट। तो अब हम ये इनैंशियोमर इसे भी हम ऑप्टिकल के बेसिस पे ही लेंगे इनैंशियोमर्स। ठीक है ना, इनैंशियोमर का जैसे मिरर का हम यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो विच आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये दो टाइप के हैं ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल। ठीक है, तो अभी हम जो लेके चल रहे हैं वो हम लेके चलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल, जो कि एक 11th का मेन पार्ट है। ठीक है, तो 11th के अंदर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वाला, तो वहां पे हमें ये पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो बच्चों को समझ भी नहीं आता है। ठीक है, तो लेट्स टेक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर फर्स्ट।
तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक है थोड़ा सा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर ये क्या है, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, आएगा वो, अभी चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही देख के ऐसे डरना नहीं है कि ये क्या है, इतने खतरनाक नाम तो मैं वैसे भी याद नहीं होते, ऐसा नहीं है। कॉन्फॉर्मेशनल है, तो लेट्स टेक कॉन्फॉर्मेशनल फर्स्ट। तो अगर मैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना अपने आप में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं एटम के किसी भी मॉलिक्यूल में स्पेस के अंदर, तो इनमें ना फ्री रोटेशन होती है। फ्री रोटेशन होगी तभी तो ये मतलब इंटर कन्वर्टिबल माने जाएंगे ना, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसके अंदर फ्री रोटेशन ऑफ ग्रुप है। तो कोई भी अगर दो कार्बन कार्बन है, तो दो कार्बन के बीच में जैसे कोई भी चीजें अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है, तो वो आई मीन इंटर कन्वर्टिबल है, क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्री रोटेशन। तो व्हाट शुड आई से हियर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट, तो मैं अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। सो द डिफरेंट अरेंजमेंट of atoms in space that result from free rotation of group, free rotation of groups। तो वो फ्री रोटेशन कहां पे रहेगी, बिटवीन द सीसी बॉन्ड, या यू कैन से ग्रुप अबाउट सीसी बॉन्ड, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल, और इसी को हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो कॉन्फॉर्मेशनल है ना, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास ये दो टाइप की चीजें हमें देखने को मिली है यहाँ पे। एक होता है मेरे पास सॉ हॉर्स, और एक मेरे पास होता है न्यूमेंस। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल के अंदर भी टू टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास है सॉ हॉर्स, और एक है मेरे पास न्यूमेंस। तो अब ये कैसे होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि मेन चीज क्या है यहाँ पे, फ्री रोटेशन। तो लेट्स टेक फर्स्ट सॉ हॉर्स, कि सॉ हॉर्स कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसे सॉ हॉर्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉ हॉर्स मेथड, तो ये कैसा दिखेगा, जैसे अभी आपने देखा ना टू सीसी बॉन्ड के बीच में, तो मान लो एक कार्बन ये रहा, ये डॉट, और एक कार्बन ये रहा, ठीक है। तो ये दो कार्बन के बीच का बॉन्ड है। तो दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट, सीधा बनता है वैसे। तो मान लो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से है। ये हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, क्योंकि भाई एक तो बॉन्ड लग गया तो तीन ही बचे, कार्बन की वैलेंसी चार होती है। तो इसका मतलब एक बॉन्ड ये रहा बड़ा वाला, और तीन हाइड्रोजन ये रहे। तो ठीक, अब इसका अपोजिट ऐसा बना दो, जैसे ये नीचे की आ रहे हैं, तो अब मान लो जो अगले वाले नीचे की साइड है वो ऐसे करके हैं, ठीक। जो ये अगर इनको देख रहा है तो ये भी इनको ही देख रहा है, एच एच, और ये इस तरीके से, राइट। एक सेकेंड, वो वाला अगर ऐसे है तो आप इसको बनाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक देखा जाए तो ये एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे हैं ना। तो ये जो हमारे पास है इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड में बेसिकली क्या हो रहा है, एक जो ये हमारे पास ऊपर वाले जो देख रहे हैं, तो ये स्लाइटली, अगर हम मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा अबव है, अबव वाला इस तरीके से है, ठीक है। और ये वाला ठीक इसको फेस कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये स्टैगर्ड होता है। लेकिन मान लो अगर यही सेम स्ट्रक्चर एक दूसरे को फेस ना करे, ठीक है। अगर यही वाला स्ट्रक्चर मान लो मैंने ऐसे बना दिया कि एक डॉट ये है और एक डॉट ये है, ठीक है, मतलब वही दो कार्बन, और ये मेरे पास एक ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीजें आएंगी, जैसा मैंने समझाया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी सेम हाइड्रोजन है। लेकिन अब मैं फेस करके तो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैंने फेस करके बनाया बिल्कुल उसके जैसा, तो फिर तो वो भी स्टैगर्ड ही हो जाएगा। तो अब आप इसको फेस करके मत बनाओ, बल्कि जो ऊपर है ना, तो ठीक ऊपर जैसा बना दो, जैसा ये ऊपर स्ट्रक्चर है ठीक ऐसा नीचे भी बना दो। तो हल्का सा ऐसे, ये भी ऐसे, और ये वाला भी ऐसे।
तो इसका मतलब जो जो पूरा का पूरा ऊपर था वही सेम ऑलमोस्ट डिट्टो नीचे भी है। तो जब ऊपर और नीचे का ऑलमोस्ट सेम है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। ठीक है। तो इसका मतलब जब ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर का और नीचे का अगर हम इसको देखते हैं तो देखो ये नीचे की साइड फेस कर रहा है, ये ऐसे फेस कर रहा है, क्या ये वाला रोटेशन और ये वाला रोटेशन सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड इन सॉ हॉर्स मेथड। लेकिन ये वाला रोटेशन ऐसे और इसका भी वाला रोटेशन ऐसे, तो ये वाला रोटेशन और ये वाला रोटेशन तो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस टाइप के रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला है स्टैगर्ड और ये वाला है इक्लिप्स्ड। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉ हॉर्स मेथड। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि सॉ हॉर्स क्या होता है, तो ये सॉ हॉर्स अपने आप में ना देखो, हम ना इसको कोई सामने से नहीं देख रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं हम इनको कहाँ से देख रहे हैं, हम इनको थोड़ा ऊपर और राइट साइड से देख रहे हैं। जैसे ऊपर और राइट साइड का मतलब क्या, जैसे मान लो आपकी एक ये है आपकी आईज, राइट? तो आप ऊपर और राइट साइड से इन मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो, इसलिए आपको थोड़े कार्बन डॉट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखना है हमें। लेकिन अब जो मेरे पास आ रहा है, अब आ रहा है मेरे पास न्यूमेंस मेथड। तो न्यूमेंस मेथड में ठीक आप उसको सामने से देखोगे, ठीक सामने। एक होता है अपर व्यू, ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हो, मान लो आप हेलीकॉप्टर में हो और आपने नीचे देखा, ठीक है, तो नीचे की चीजें अलग दिखती हैं। लेकिन जब आप नीचे खुदो और तुम सामने घरों को देखोगे तो वो चीजें अलग दिखती हैं। तो अब जो मेरे पास सेकंड आ रहा है वो मेरे पास क्या है, न्यूमेंस मेथड। तो न्यूमेंस मेथड के अंदर मेरे पास क्या होगा, तो हम चीजों को कहां से देखेंगे, नियर दिया है। ठीक है। तो अब जब नियर दिया है देखेंगे तो कार्बन क्या हमें डॉट जैसा दिखाई देना चाहिए? नहीं, अब तो हम नीचे ही है ना, अब हम कोई ऊपर थोड़ी है। तो अब जब हम नीचे ही है तो न्यूमेंस मेथड के अंदर नियर दिया ही है। ठीक है। तो इसका मतलब अब जो कार्बन होगा वो इस तरीके से बड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। तो मान लो और सामने से देख रहे हो तो क्या आप इसका पीछे वाला कार्बन देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना। भाई मान लो ये डॉट आपके पास क्या है, तो इस तरीके से समझो कि ये पूरा का पूरा अपने आप में दो कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा पीछे की साइड। ठीक है। तो ये डॉट वाला क्या है, आगे वाला कार्बन, और ये बड़ा सा गोला जो मैंने बनाया पीछे वाला कार्बन। तो मान लो यहां से हाइड्रोजन ऐसे निकल रहे हैं, क्योंकि अब आप सामने देख रहे हो ना। अब आप क्या ऊपर से देख रहे हो? नहीं, ऊपर से देखते तो वो इक्लिप्स सॉ हॉर्स होता, लेकिन ये तो न्यूमेंस है। तो ये इस तरीके से आगे वाला कार्बन का है हाइड्रोजन। क्या आपको पीछे वाला कार्बन दिखेगा अगर आप सामने से देखोगे? नहीं दिखेगा। तो पीछे वाले कार्बन से भी तो हाइड्रोजन निकल लेते तीन, राइट? तो उसको आप बना दो ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है, ऐसे डॉट डॉट। ठीक है। तो जब हम पीछे वाले कार्बन के ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा थ्री डायमेंशनली। इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो मैंने इस तरीके से बनाया है, ये पहली वाली कार्बन है, ये ऐसे जो पूरा फिल कर रखा है मैंने, और ये जो पूरा पीछे वाला कार्बन है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है न्यूमेंस के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। तो न्यूमेंस के अंदर क्या आता है, स्टैगर्ड आता है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर एक आगे रोटेशन ऐसा है तो पीछे वाला बिल्कुल अलग तरीके से है। लेकिन मान लो अब अगर मैं कहता हूँ कि ये आगे वाला कार्बन है, ठीक है, और ये पीछे वाला कार्बन है, तो जैसा आगे वाला कार्बन है वैसा ही पीछे वाला कार्बन है, जैसे इक्लिप्स में हुआ था ना। भाई देखो, ये स्टैगर था, स्टैगर्स को आपने ऊपर से देखा, ऊपर से देखा तो ऑफ कोर्स ये वाला रोटेशन अलग है और ये वाला रोटेशन अलग है, राइट? तो इसलिए अगर आप इसको सामने से देखते हो तो ये ऐसा ही तो दिखेगा। और जब आप इसको देख रहे हो तो जैसा इसका रोटेशन है वैसा ही इसका भी रोटेशन है, राइट? तो दोनों का रोटेशन अगर सेम है तो अगर आप उसको सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा? देखो, आगे वाली कार्बन के हाइड्रोजन ये हैं, अब आप सामने से देख रहे हो ना, ऊपर से नहीं देख रहे। तो ये मेरे पास इस तरीके से हाइड्रोजन लगे हैं। और जो पीछे वाली कार्बन है, तो पीछे वाली कार्बन के भी तो हाइड्रोजन ऐसे ही हैं, राइट? तो पीछे वाली कार्बन के भी हाइड्रोजन इसी तरीके से हैं, इसी डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट, राइट? आया समझ में? तो इसका मतलब जब दोनों की रोटेशन एक सी होती है तो उसे हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड, और जब दोनों की रोटेशन अलग है तो उसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड। बस अगर आप ऊपर व्यू से देखते हो तो वो बन जाता है सॉ हॉर्स मेथड, और जब आप उसे सामने से देखते हो तो वो बन जाता है न्यूमेंस मेथड, राइट? तो जो चीज ऊपर है, ये ऊपर से अगर ये सेम देखो, यहाँ पे रोटेशन अलग है, डिफरेंट रोटेशन। इसको देखोगे, इसकी रोटेशन ऐसी है तो इसकी रोटेशन उल्टी है। तो ये आपने ऊपर से देखा तो ऐसा दिखेगा, पूरा बॉन्ड दिखेगा आपको ये वाला। लेकिन जब आप सामने से देखोगे
तो आपको सिर्फ यही तो दिखा, पीछे का दिखेगा ही नहीं, सामने से देख रहे हो। तो देखो रोटेशन इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है, राइट। तो न्यूमैन सामने से देखते हैं। ऐसे यहाँ पर इसकी रोटेशन बिल्कुल जैसे इसकी रोटेशन है ऐसे इसकी भी रोटेशन है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर कर लेना। तो सेम रोटेशन है तो सेम रोटेशन है, तो इसका मतलब ये भी तो सेम रोटेशन ही है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बनाया ताकि हम देख सके, वरना ये इसके पीछे है, ठीक, ठीक है। तो ये न्यूमेंस है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, तो न्यूमेंस मेथड को हम क्या देखते हैं, तो कार्बन एटम हमारे सामने होते हैं, तो वी कैन से एक मेरे पास होगा आगे वाला कार्बन नियर दी आए, ठीक है। तो नियर दी आए वाला जो होता है उसको, उस वाले कार्बन को हम कैसे दिखाते हैं, उस कार्बन को हम दिखाते हैं डॉट से। और जो मेरे पास दूर वाला होता है, तो जो दूर वाला होगा मेरे पास जो कार्बन फार्दर अवे है, ठीक है। तो फार अवे फ्रॉम द आई, फार फ्रॉम द आई, तो उसको हमने कैसे बनाया है, यस तो उसको हमने बनाया है एक सर्कल से, राइट, इजंट इट भाई, सिंपल तो है। ये डॉट वाला हमारे आई के ठीक सामने है और ये सर्कल वाला हमारी आंख से दूर है, सामने से देख रहे हैं ना हम इस वाले को, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। क्या हमें बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन वाला यहाँ पे, नहीं, क्योंकि सामने है ना। तो रो के अंदर कितने लोग हैं, जैसे कभी कभी स्कूल में प्रेयर होती है, टीचर सामने होता है और बच्चे लाइन से खड़े होते हैं, तो क्या आप आगे से देख के बता सकते हो कितने बच्चे खड़े हैं, अगर पोडियम वोडियम नहीं है तो नहीं बता पाओगे कितने बच्चे हैं। लेकिन अगर आप ऊपर हो, दूसरी मंजिल पे हो, तीसरी मंजिल पे हो, तो क्या आप बच्चों को गिन लोगे, बिल्कुल गिन लेंगे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप प्रिंसिपल हो, आप चौथी फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पे खड़े हो, तो आपको बच्चों की लाइन दिखेगी, कितनी बच्चों की लाइन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन दिखेगी। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, तो मॉलिक्यूल को हमने कहाँ से ऑब्जर्व किया है सॉ हॉर्स में, सो वी आर ऑब्जर्विंग, वी हैव ऑब्जर्व्ड स्लाइटली, स्लाइटली अबव एंड फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, फ्रॉम राइट साइड। तो 100 हॉर्स के अंदर मैंने बताया था ना, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल नेटवर्क है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट इसे बोलते हैं। तो बस यही था। तो 100 हॉर्स की अगर बात की जाएगी, सो यू हैव टू से द मॉलिक्यूल्स आर ऑब्जर्व slightly above and from the right side, right, and we can see the cc bond here because we are actually observing it from the above side. But if you are in front of the molecules, so the nearby carbon will be represented by dot and the farther carbon will be represented by circle, right, and you won't be able to see the bond, cc bond। भाई यही तो है cc bond, कैन आई से, एक कार्बन ये था एक का, तो यही तो सीसी बॉन्ड है। तो जब आप ऊपर से देख रहे हो तो बच्चों की लाइनें गिन लोगे, लेकिन जब आप सामने से देख रहे हो तो सीसी बॉन्ड नहीं दिख रहा ना। देखो ये अगर बोर्ड के अंदर में दिखा पाता तो यही तो होता सीसी बॉन्ड, एक कार्बन ये रहा दूसरा कार्बन ये रहा, तो इसके बीच में सीसी बॉन्ड है जो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि वो इसके अंदर है, ठीक, बोर्ड के, राइट। तो यही है हमारे पास कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हमारे पास हुआ इस तरीके का अरेंजमेंट, राइट। तो एक बिल्कुल इस तरीके से अपोजिट है, एक बिल्कुल सीधा सीधा है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये बिल्कुल ही अपोजिट है, मतलब एक अगर ऐसा है तो एक ठीक उसके बीच में ऐसे एडजस्ट हो गया, और ये बिल्कुल दोनों सेम सेम से हैं। तो क्या कोई ऐसा आइसोमर नहीं हो सकता कि ना तो वो ठीक बीच में हो और ना ठीक इसके सामने हो, मतलब एक बीच की स्टेट हो सकती है क्या, यस, वो स्टेज भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू, गॉची भी बोलते हैं उसे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, स्क्यू। मान लो अगर आपके पास एक ये डॉट है, आपने एक सर्कल बनाया है ऐसा, ठीक है। तो ये आपने क्या बनाया, यहाँ से हाइड्रोजन बनाए ऐसे, तो ना तो वो आपको बीच में बनाना ना ठीक उसके ऊपर बनाना, तो इसका मतलब बीच की स्टेट बनानी पड़ेगी ना फिर हमें। तो मान लो अब आपको ना तो बीच में बनाना ना ठीक इसके ऊपर बनाना, तो थोड़ा सा ऐसे ले लो, ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ऐसे ले लिया, ओ यहाँ से बनाना था ना, ये तो सर्कल से आ रहा है, थोड़ा सा इसको भी ऐसे ले लो और थोड़ा सा इसको भी ऐसे ले लो। तो क्या ये ठीक एकदम बीच में है, क्या ये एकदम बीच में है इसके, यस, बिल्कुल भी नहीं, ये इसके बीच में नहीं है, राइट। और ना ये ठीक इसके पैरेलल है, तो ना तो एकदम अपोजिट है और ना ठीक इसके पैरेलल है, तो एकदम बीच वाली कंडीशन हो गई ना भाई। अपोजिट कैसा होता है, ऐसे करके हो और ऐसे ऐसे करके हो, और पैरेलल कैसा होता है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। तो ये तो इन दोनों के बीच की स्टेट आई ना, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू स्टेज, स्क्यू आइसोमर बोल सकते हो, ठीक है। तो स्क्यू,
इसकी को हम बोलते हैं गॉच, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये भी कॉन्फॉर्मेशन है अपने आप में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में भी आता है तो बताओ इनमें से स्टेबल कौन से होते हैं सबसे, स्क्यू वाला ज्यादा स्टेबल होता है, या स्टैगर्ड वाला होता है, या इक्लिप्स वाला होता है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? देखो स्टेबल का मतलब जिसमें कम एनर्जी होती है। तो देखो यहाँ पे टू हाइड्रोजन एकदम ऐसे है ना, मतलब एकदम एडजेसेंट है, एक ये रहा तो एक ये रहा, एक ये रहा एक ये रहा, तो एकदम एक सिमेट्री सी है ना, मतलब इनमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हुआ है ना इस तरीके से, हर किसी के बीच में एक इक्वल डिस्टेंस कवर हो गया है, ठीक है ठीक है। तो ये इस तरीके से जो डिस्टेंस कवर होता है, इसका मतलब ये वाला मेरे पास स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है। ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो ये है वो यही है, तो इनमें कुछ रिपल्शन फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कोई रिपल्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने अरेंज हो गए हैं, तो कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। रिपल्सिव फोर्स नहीं है तो वो स्टेबल होगा, राइट। और वही तो हमें चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन होता है? यस, सो वी विल से स्टैगर्ड वुड बी दी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, सफिशिएंट डिस्टेंस होता है, तो कोई एनर्जी रिपल्सिव वाली नहीं लगती, राइट। सो कैन आई से कि जो मेरे पास होता है, तो विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, सो वी विल से स्टैगर्ड, राइट। सो वी विल से स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन जो होता है इट इज द मोस्ट स्टेबल। रीजन, because they are at the maximum distance, because of the maximum I mean less energy, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इन्होंने कर लिया है, तो कोई रिपल्सिव फोर्स भी नहीं होगा। लेकिन सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा फिर, क्योंकि बीच वाला तो चलो नॉर्मल ही है, बीच वाला होगा तो बीच वाला ही होगा ना। बीच वाला जो यहाँ पे ना तो ज्यादा स्टेबल है ना ज्यादा रिएक्टिव है, तो इक्लिप्स जो होगा, ठीक है, तो इक्लिप्स वाला क्या होगा, वो लीस्ट स्टेबल होगा। व्हाई इज इट सो? इक्लिप्स वाला लीस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम सेम साइड पे ही है, ठीक है। तो ये लीस्ट स्टेबल है, तो अगर सेम सेम साइड पे तो इट मींस दे वुड हैव द मैक्सिमम एनर्जी, तो इसलिए ये वाला लीस्ट स्टेबल, तो इनके बीच में मैक्सिमम, क्योंकि दोनों रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, सेम सेम उसमें ही है, वो भी ऊपर है वो भी ऊपर है, वो नीचे है वो भी नीचे है, तो रिपल्शन फोर्स यहाँ पे लगता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में जो एनर्जी होती है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 12.55 किलो जूल पर मोल। सो रिमेंबर, कभी कभी इस तरीके से एग्जाम में आता है, सो द डिफरेंस इन द एनर्जी between the staggered and the eclipse conformational, so it is 12.55 kilojoule per mole. तो ऐसे ही सेट कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जैसे कि इथेन का मैं बनाता हूँ, तो इथेन में जो होता है C2H6 होता है, राइट। तो C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं भाई, सबको पता है कि C का ऐसे करके बनता है CC, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये इथेन का स्ट्रक्चर होता है। अभी कह रहा है कि आपको सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं, मतलब सारे ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, तो आपको कॉन्फॉर्मेशन बनाने हैं, इसके सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। और बेटर वो पूछ रहा है कि आपको न्यूमेंस बनाना है, सॉ हॉर्स नहीं। तो न्यूमेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा न्यूमेंस के अकॉर्डिंग? तो देखो भाई, एक कार्बन सामने वाली, एक कार्बन अपनी आंखों से दूर वाली, राइट। तो 3 हाइड्रोजन तो ऐसे निकल जाएंगे, राइट। और 3 पीछे वाले हाइड्रोजन वो इस तरीके से आएंगे पीछे वाले, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैगर्ड। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। और ये वाला सबसे स्टेबल होता है। इसी तरीके से एक आगे वाली कार्बन और एक पीछे वाली कार्बन, राइट। तो जो आगे वाली कार्बन है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलते हैं ऐसे, और जो पीछे वाले हैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन इस तरीके से निकलते हैं, ठीक है। डॉट 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 बनाएंगे तो बेटर है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो स्टैगर्ड ही बना दिया ना मैंने, सॉरी माय बैड, 1 सेकेंड। हमसे तो भाई, मैंने स्टैगर्ड अगर बनाया तो अब नेक्स्ट कौन सा बनना चाहिए था, इक्लिप्स बनाना चाहिए था ना, मैंने फिर से स्टैगर्ड बना दिया। अरे डिलीट क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकेंड जस्ट। तो ऑफ कोर्स अब अगर मुझे इक्लिप्स बनाना है तो इक्लिप्स वहीं पर ही बनना चाहिए ऐसे, मतलब ठीक उसके
पैरेलल। अब बिल्कुल ऊपर बनाएंगे तो पता नहीं चलता, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे बनना चाहिए था, ठीक है, एक ही बात है। तो ये मेरे पास क्या बना है, इक्लिप्स, दिस इज नॉट स्टेबल, ये इसकी हाई एनर्जी होती है, जिसकी हाई एनर्जी है वो स्टेबल कैसे हो सकता है, ठीक है। और एक मैंने बोला था कि स्क्यू भी होता है, राइट। तो स्क्यू वाला कैसे बनाते हैं, तो ना तो इसके ठीक बीच वाला, देखो एक डॉट ये रहा एक डॉट ये रहा, तो ठीक इसके बीच में बनाना है। तो इसका मतलब एक डॉट से हाइड्रोजन तो देखो भाई बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, और ऐसे करके एक सर्कल भी बनेगा। तो आपको ठीक बीच का डिस्टेंस लेना है, ऐसे ठीक बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डॉट 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 करके लेंगे तो और अच्छा है। तो ये स्क्यू एकदम बीच वाला है। और एक चीज एग्जाम में आ भी चुकी है कि जो मेरे पास डिफरेंस होता है एनर्जी का, एक होता है मेरे पास स्टैगर्ड और ये इक्लिप्स का, तो कितना डिफरेंस रहता है एनर्जी का, ये चीज आपको याद रखनी है। एनी गेसेस, difference in energy between the staggered, yes, any guesses, staggered and eclipsed, तो इनके बीच में कितनी एनर्जी का डिफरेंस आता है, रिमेंबर 12.55 किलो जूल पर मोल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीज आर द इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। तो इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इतना आता है, इसका मतलब अगर इतनी एनर्जी कहीं से भी मिल जाएगी तो वो इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं। तो अगर एक मोल को इतनी एनर्जी कहीं से मिल गई तो वो इससे ये बन जाएगा और उससे वो ये भी बन सकता है, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस इतना है, ठीक है ना भाई। जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरे फ्रेंड के पास 15 रुपए हैं, तो हम दोनों की कितना डिफरेंस आया पैसे में, 5 रुपए। तो अगर मुझे 5 रुपए मिल गए तो मेरे फ्रेंड के बराबर पहुंच जाऊंगा, और अगर अब उस फ्रेंड से छीन लिए 5 रुपए तो वो मेरे बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर यही एनर्जी हमने सप्लाई कर दी तो वो इंटर कन्वर्टिबल रूम टेम्परेचर पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हुआ इथेन का। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सिर्फ इथेन का ही तो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 कार्बन के बीच में लेते हैं हम। नहीं, प्रोपेन के लिए भी पॉसिबल है। तो प्रोपेन के लिए बनाएंगे तो फिर क्या होगा, तो हाइड्रोजन हटके क्या आ जाएगा, एक CH3 लग जाएगा ना। बताता हूं मैं, रुको। अब अगर मैं प्रोपेन का बनाता हूं यही, तो मैथ इथ प्रोप, तो देखो प्रोप इस तरीके से बनता है। तो 3 हाइड्रोजन ये रहे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इस वाली कार्बन को भी ना एक ग्रुप की तरह समझा जाए कि इस पे भाई, इस पे भी CH3 लगा हुआ है, तो ये CH3 कोई ना एक पूरा ग्रुप ही मान लो। ये हाइड्रोजन भी एक ग्रुप, ये इसका भी एक ग्रुप, और हाइड्रोजन ये वाला तो है ही है, 3 हाइड्रोजन, राइट। तो इन दो के बीच में हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस वाली कार्बन को भी हम ऐसा ग्रुप की तरह लेते हैं। तो देखो वही वाली बात। तो अब ये आगे वाली कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन तो बनेंगे ही बनेंगे ऐसे, राइट। लेकिन जो पीछे वाली कार्बन है, तो पीछे वाली कार्बन तो सर्कल की तरह होगी, राइट। तो एक लगेगा यहाँ पे H, यहाँ पर भी H, लेकिन जो यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा CH3, ठीक है, क्योंकि इस बार क्या है, प्रोपेन है ना, इथेन थोड़ी है। इसी तरीके से अगर मैं एक्लिप्स बनाऊंगा तो वही सेम चीज, हाइड्रोजन 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 ऐसे तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, तो एक साइड पे क्या आ जाएगा, वही CH3 आएगा इस बार, ठीक है, और बाकी पे HH तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी H और ये भी H और ये भी इसी तरीके से, ये भी H और ये भी है, राइट। तो ये अपने आप में क्या है, दिस इज स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, staggered, and this is eclipsed. And as I said, staggered is the most stable because they are at the maximum distance, and तो इनके बीच में जो हमारे पास रहेगा एनर्जी का, ऑफ कोर्स वो एनर्जी का डिफरेंस जैसे मैंने बताया था, तो एकदम कोई फिक्स नहीं रहता है। इथेन के लिए हमने कैलकुलेट कर रखी है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, 12.55। इस तरीके से यहाँ पे की, यहाँ की एनर्जी अपने आप में कुछ अलग हो सकती है, एंड विच आई रिमेम्बर इज 14 किलो जूल समथिंग, ठीक है। तो 14 किलो जूल पर मोल होता है किसके लिए, प्रोपेन के लिए। तो ये डाटा तो हमें बेसिकली याद करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चीजों को बना लेंगे। आई होप इट वुड बी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे हमने कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में पढ़ लिया है। अब एक आता है जो कि थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो वो यूजुअली हम कॉलेज लेवल में भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में भी आ जाता है एंट्रेंस में। तो एक हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन। तो अगर मैं साइक्लोहेक्सीन की बात करता हूँ, तो साइक्लोहेक्सीन जो होता है वो कैसे बनाते हैं हम साइक्लोहेक्सीन,
तो साइक्लोहेक्सेन तो इस तरीके से ही बनेगा, क्योंकि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है। तो कह रहा है इसके भी आप कन्फॉर्मर्स बनाओ। देखो अब ये क्लोज स्ट्रक्चर है, तो क्लोज स्ट्रक्चर में स्टैगर्ड और ये इक्लिप्स बनाना तो मुश्किल है, ठीक है। तो इसी के लिए अब अगर ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले, तो देखो इनकी ना अलग अलग फॉर्म होती है। एक आपको याद रखनी है चेयर फॉर्म, जो भी मेरे पास क्लोज स्ट्रक्चर है तो इनके कन्फॉर्मर्स अलग होते हैं। तो एक होती है चेयर फॉर्म और एक होती है बोट फॉर्म, ठीक है। तो एक चेयर फॉर्म होती है और एक बोट फॉर्म होती है। तो ये क्या है, देखो भाई, अगर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, अगर, तो ये टोटल कितने हैं, 6 लोग हैं ना, देखो 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अगर 6 लोग हैं तो आपको चेयर जैसा बनाना है, 1 2, इस तरीके से चेयर कुछ कुछ ऐसी होती है ना। तो ये 4 ये रहे और ये एक ये रहा। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर ये चेयर कैसे हो गई, अभी बताते हैं चेयर कैसे हो गई। ऐसे करके बनाओ, सारी चीजों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, चेयर है, तो आप इस पे बैठ जाओगे, ठीक है। ये बैठने वाला है, ये पीछे का कवर और ये इसका बैठने वाला, ठीक है। हाँ स्टैंड नहीं है पीछे का, वो अलग बात है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज चेयर फॉर्म। और चेयर फॉर्म अपने आप में काफी स्टेबल मानी जाती है, चेयर फॉर्म। इसी का एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म भी होती है हमारे पास एक ऐसी, ठीक है, बोट फॉर्म। तो ऐसे बनाओगे, ऐसे, ये सब डॉट डॉट क्या है, कार्बन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, थोड़ा सा ये वाला छोटा बन गया, वाला बड़ा बन गया, लेकिन आप बराबर बनाओगे। तो ये मेरे पास क्या है, अपने आप में बोट फॉर्म। तो ये चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म ऐसा माना जाता है कि रीजन है इसके एक्सपेरिमेंटल। तो अपने आप में ये चेयर है, ये बोट है, और चेयर वाली ज्यादा स्टेबल है, बोट वाली अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो ये दूर दूर है, ये पास पास है, इसलिए इसमें रिपल्शन लगता है, जो कि स्टेबल नहीं होता है। इसलिए कुछ बच्चे बोलते हैं सर जैसे आपने पहले बताया था स्टैगर्ड इक्लिप्स, तो उसका बीच वाला बना था स्क्यू, क्या यहाँ पे स्क्यू नहीं बन सकता। स्क्यू नहीं, वही हाफ चेयर बोलो या हाफ बोर्ड बोलो, हल्का सा टेढ़ा कर दो, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ऐसा करके बनाओगे तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, हाफ चेयर। तो हाफ चेयर भी इसका तीसरा वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी दो ही याद रखो तो बेटर है। बट स्टिल मैं बता देता हूँ, इसमें भी हाफ चेयर भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ये चेयर हो गया, ये बोट फॉर्म हो गई साइक्लो के लिए, और एक हाफ चेयर हो गई। तो स्टेबल कौन सा होता है, चेयर वाला, अनस्टेबल कौन सा होता है, बोट वाला। तो क्लोज स्ट्रक्चर्स के लिए ऐसा बनाया जाता है, राइट। सो आई होप इट वुड बी इजियर फॉर यू। तो यहाँ पे होता है हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन का समाप्त पॉइंट यहाँ पे। तो ये सब तो जो हमने पढ़ा है ये क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल। तो अगर मैं फिर से आता हूँ पहले वाले पे, तो आपने देखा हमने कॉन्फॉर्मेशनल के बताया था ना, तो ये सब इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, तो हमने कॉन्फॉर्मेशनल यहाँ पे डन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास आता है कॉन्फ़िगरेशनल, जो कि इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता है, जो जैसा है बस वैसे ही दो स्ट्रक्चर बनेंगे, कोई रोटेशन का कोई वो चांस नहीं है। तो अब मैंने जैसे बताया इनैंशियोमर होते हैं और एक मेरे पास डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। इनैंशियोमर का भी यूज हो जाएगा अपने आप। तो डाइस्टीरियोमर्स में ऑप्टिकल होता है, ज्योमेट्रिकल होता है, राइट। तो अब हम अपना ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल और ये ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर आता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल अब हम यहाँ पे लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल एंड द ऑप्टिकल आइसोमर। तो अब मैं ये जो मेरे पास जैसे मैंने बताया ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे पास ज्योमेट्रिकल पे डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकल ज्यादा समझना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, देखो ये मेरे पास वो उन दो कंपाउंड्स के बीच में बनेगा, ठीक है। तो जिनमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हम ये ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स के मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो उनके बीच का ये अरेंजमेंट होता है। तो अब देखो ज्योमेट्रिकल में ना दो मेन चीजें आती हैं ज्योमेट्रिकल के अंदर, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो एक सिस और एक ट्रांस, ये हमें दो चीज देखने को मिलती हैं। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
अब क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, अलग अलग, जैसे मान लो एक कंपाउंड है मेरे पास, ये मेटल है, और इस मेटल से चार लोग जुड़े हुए हैं, दो ए जुड़े हुए हैं और दो बी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बताओ इस सेंट्रल मेटल से दो डिफरेंट लोग हैं या नहीं? बिल्कुल है भाई, दो ए हैं और दो बी हैं। तो अगर इस टाइप का कभी भी कंपाउंड है ना, तो इसका मतलब इस टाइप के कंपाउंड में हमें ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि एक मेरे पास ना कंपाउंड दे रखा है, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अभी इस पे डाउट मत करना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे टॉपिक दूसरा पढ़ रहे हैं। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो तब पूछ लेना। तो PtCl2, और ये मेरे पास है मान लो NH3 ट्वाइस, ठीक है। तो ये दो अमोनिया है और दो क्लोरीन है, और ये बीच में प्लेटिनम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से दे रखा है, तो मुझे एक बात बताओ, तो बीच में मैं क्या रखूंगा? तो बीच में मेरे पास आ जाएगा प्लेटिनम, राइट। तो जो सेम सेम साइड में होता है, सेम सेम नहीं, सेम सेम साइड में जो होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास NH3, और यहाँ पर भी NH3, और नीचे मेरे पास क्लोरीन है, और यहाँ पर भी नीचे क्लोरीन है। तो जब मेरे पास सेम साइड पर दोनों चीजें हो जाएंगी, ये ऊपर है और ये पूरा नीचे है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सिस कंपाउंड, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सिस। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, मान लो अभी तो ये सेम साइड पर था, ये नीचे नीचे था, अगर ये अपोजिट आ जाए, मान लो कैसे, मान लो इधर मेरे पास Cl है और इधर मेरे पास NH3 आ जाए, तो अब सेम साइड पे क्या अलग हुआ? मतलब ऊपर क्या सेम हुआ? नहीं, ऊपर एक ये आ गया, एक आ गया। देखो पहले अपोजिट साइड में अलग अलग होते थे, यहाँ पे ये, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl है, अब ये सेम आ जाएंगे। तो जैसा आपको समझना है समझा, लेकिन डिफरेंट तो है ना। पहले ऊपर सिर्फ NH3 था, नीचे सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन था, अब पूरा चेंज हो गया। ऊपर क्लोरीन NH3 नीचे भी है और ऊपर भी है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस, राइट। पढ़ भी रखा हुआ है। तो सिस और ट्रांस। तो जब ऊपर ऊपर NH3 नीचे नीचे Cl तो ये सिस होता है। जब Cl और NH3 ऊपर और Cl और NH3 नीचे, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं दीज आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होते हैं? मेरे पास सिस और ट्रांस होता है। तो ये इस टाइप के कंपाउंड हमारे पास बहुत इजी होते हैं। मान लो मैंने बोला AB2 और C2, तो अगर मैं बनाता हूँ ऐसे A, अगर मैं B को इधर रखता हूँ, और अगर मैं C को इधर रखता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं सिस। लेकिन अगर मैं इधर B और C इधर रख लेता हूँ, और इधर भी अपोजिट में C और इधर B रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास ट्रांस। तो मेरे पास अलग अलग टाइप का होता है सिस और ट्रांस, जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के मेरे पास क्या है? आइसोमर्स होते हैं। तो ये सिस और ट्रांस, आई गेस ये पूरा पूरा ज्योमेट्रिकल में होता है, और आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये था मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स वाले भी होते हैं वैसे तो कॉम्प्लेक्स में भी सिस और कॉम्प्लेक्स में भी मेरे पास ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। तो एक कंपाउंड मान लो आपको ऐसे दे रखा है कोबाल्ट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते हैं। तो एक मेरे पास ये Cl इधर की साइड है, ठीक है, और बाकी जगह पे मेरे पास क्या है? NH3 है, NH3 NH3। तो बाकी पूरा का पूरा क्या है? NH3 और NH3। तो अब आप देख रहे होंगे कि Cl एक साथ हैं दो, और NH3 चार, बिल्कुल सॉरी, एक दो तीन, हाँ चार एक साथ है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है, इसे भी हम क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे, एक साथ है। लेकिन मान लो अगर ये दो क्लोरीन एक साथ ना होके अगर ये अपोजिट अपोजिट आ जाए, एक Cl ये रहा और एक Cl नीचे आ जाए, ठीक है, और दो, अब ये दो NH3 इस तरीके से अपोजिट हो जाए, तो फिर इसे क्या बोलेंगे हम? भाई पहले क्लोरीन क्लोरीन एक साथ थे, NH3 एक साथ थे, अब ये इस तरीके से हो गया अपोजिट अपोजिट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो वी विल कॉल इट एज ट्रांस, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस, ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट, दिस इज माय ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हैं। अब मेरे पास आता है, जैसे आपने ज्योमेट्रिकल के बाद देखा था, एक मेरे पास क्या था? तो एक मेरे अब है मेरे पास ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस होता है। अब ऑप्टिकल की बात करता हूं, तो ऑप्टिकल के नाम से पता लग रहा है कि कुछ मिरर जैसा कुछ आएगा, राइट। तो देखो अब ना इसका क्या मीनिंग होता है।
देखो मेरे पास ना कुछ ना ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक लाइट को रोटेट करना जानते हैं। देखो जैसे मान लो एक लाइट है मेरे पास जिसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में आ रही है, जिसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होती है, तो हम ना इसको एक पोलराइजर से पास करते हैं, पोलराइजर। तो इसकी वाइब्रेशन ना पोलराइजर से पास करने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रह जाती है, ऐसे सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस कन्फाइंड है। ये हम आगे जाके भी पढ़ते हैं हाई क्लासेस में। तो जब ये मेरे पास किसी भी लाइट में वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे तो उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, और जब वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में रह गए तो उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी अपने केमिकल कंपाउंड में डालें और वो इस लाइट को रोटेट कर दे लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है। तो जब भी हम प्लेन पोलराइज लाइट को, जिसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिक्स रहते हैं, इट इज कन्फाइंड टू ओनली वन प्लेन, तो अगर आप इसने इसे किसी केमिकल कंपाउंड से पास कर दिया, तो अगर ये वाइब्रेशन लेफ्ट या राइट साइड मूव कर गए, या तो लेफ्ट या फिर राइट, ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो अब वो उसे लेफ्ट करेगा या राइट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं। तो व्हाट कैन आई से, तो दी सब्सटेंसेस, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, सो द सब्सटेंसेस विच रोटेट, विच रोटेट डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन polarized light, okay, so they are called optically active substances। तो इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, अब लाइट को घुमाने के दो तरीके हैं, एक तो लेफ्ट घुमा सकते हैं और एक राइट। तो जब हम लाइट को लेफ्ट घुमाते हैं तो लेफ्ट एल, एल से क्या पता लग रहा है, लीवो रोटेटरी। और जब हम लाइट को राइट घुमाते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि एक मेरे पास कंपाउंड है, मान आई मीन एक कैटेगरी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो कोई भी कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब कहा जाएगा, तो जब वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ घुमा दे, राइट साइड। सो इट रोटेट, प्लेन पोलराइज लाइट को मैं लिख रहा हूँ पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। ठीक है। और ऐसी अगर मैं बोलूँ लीवो रोटेटरी, तो लीवो रोटेटरी क्या होता है, रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है, एक सेकेंड, रोटेटरी। तो ये क्या करता है, इट रोटेट द पीपल लाइट इन दी लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है। तो ये लीवर रोटेटरी हो जाएगा। तो इस टाइप की जो ऑप्टिकल आइसोमर है, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है। सो दीज आर दी ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर मान लो किसी के पास ये दोनों आइसोमर मिल जाए, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स कहा जाता है। तो ये जो इस टाइप के हमको मिले हैं ना, एक मान लो राइट में रोटेट करवा रहा है और एक अगर लेफ्ट में रोटेट करवा रहा है, तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं हमारे पास, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। ठीक है। तो अगर एक राइट में करवा रहा है एक लेफ्ट में करवा रहा है, तो उन दोनों को ही, इन दोनों आइसोमर्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बिल्कुल सेम होती हैं। ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास, मैं बोलूँ कि एक ना मेरे पास होता है, मान लो कि एक मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर 50% मेरे पास क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो लाइट को राइट करना चाहता है, और 50% उसी के अंदर क्या है, लीवो रोटेटरी आइसोमर, जो कि लाइट को लेफ्ट करना चाहता है। तो ये जो 50% मेरे पास है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस 50% है मेरे पास लीवो रोटेटरी, जो कि प्लेन प्रेस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। ठीक है। तो ये जो दोनों का जो मिक्सचर है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। So can I say racemic mixture means what? Like the equilibrium mixture of like 1:1, 1:1 ratio
of dextrorotatory and the levorotatory, so they are called racemic mixture. ठीक है, racemic mixture. देखो वो दोनों तो अपने आप में क्या थे, इनएंशियोमस थे, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम का एक मिक्सचर बना है ना, तो इक्विलिब्रियम बनने के बाद इसी उस पूरे को हम बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव. अगर तुमने दोनों को मिक्स कर दिया है, तो मिक्स करने के बाद जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव. रिमेंबर, यू वोंट से इट इज एक्टिव. ओके, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है 1:1 का 50-50% का जो है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है भाई, ठीक है. अब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो हमने नाम लिया है ना, तो देखो यहाँ पे मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई सी भी मिरर इमेजेस हैं, और अगर मिरर इमेजेस आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव. तो देखो यहां से क्या मतलब है, मान लो अगर मैंने आपसे बोला, एक ना मेरे पास कंपाउंड होता है इथाइलिन डाइअमाइन, तो इसको हम बोलते हैं ईन. ईन का मतलब क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन, हम इसे आगे जाके पढ़ते हैं हेयर क्लासेस में. तो इथाइलिन डाइअमाइन है, ठीक है, बाई डेंटेड लिगेंड बोलते हैं इसे. तो अभी के लिए बस आपको याद रखना है इथाइलिन डाइअमाइन ईन होता है. तो मान लो अगर ये मेरे पास कॉबल्ट है एक, ठीक है, तो ये ईन ना दो साइड से अटैच होता है. तो मान लो कॉबल्ट की दो साइड इस वाली ईन ले ली है, ये बीच में ईन है, इथाइलिन डाइअमाइन. एक कॉबल्ट की दो साइड इस वाले ईन ले ली है, ये भी एक ईन है, और एक इधर वाली ने, तो टोटल 6 साइड हो गई. ठीक है, तो ये ईन है. तो मेरे पास ये कंपाउंड है. मान लो अगर मैंने यहाँ पे शीशा रखा, शीशा यू कैन से मिरर, तो मिरर में जो चीज पास होती है वो चीज पास होती है, जो चीज दूर होती है वो दूर होती है. तो ये थोड़ा कैसा बनेगा, ये थोड़ा कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट. ये थोड़ा सा कुछ कुछ पास बनेगा. ठीक है, मैंने थोड़ा सा पास बना दिया ये. तो एक सेकेंड, ठीक है, ये कोबाल्ट है. मान लो ये ऐसे कोबाल्ट तो कोबाल्ट ही रहेगा. ठीक है, ये इस तरीके से, इन, और एक ये ऐसे. ठीक है, इस तरीके से. तो अगर आप इस वाले को देखोगे, ठीक है, या एक काम करो, इस वाले इन को ना आप इस तरीके से लो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहे. ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से है ऐसे. ठीक. तो अगर ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, आपने इसकी मिरर इमेज बनाई है, ठीक है, तो ये वाला भी फिर कैसे बन रहा होगा, इस तरीके से बन रहा होगा ना ऐसे. ठीक है, तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज को देखता हूँ, तो क्या लगता है कि क्या ये आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन क्या अगर आप इसको पूरे को उठाओगे, और इस पूरे को उठाने के बाद अगर आप ठीक इसके ऊपर रख दोगे, तो क्या ये इस पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ का कुछ और है. अगर आप इस पूरे को उठा के, जैसे मान लो ये मेरे पास जी है, और जी का जो वो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, तो क्या जब आप इसको उठाओगे तो क्या ये इस पे सुपर इम्पोज कर जाएगा, नहीं होगा ना, वो इस तरीके से कुछ दिखेगा. तो सुपर इम्पोज तो नहीं कर रहा है. ठीक है, मान लो मैंने मैंने एक तरह से ऐसा लिखा ए, और ये भी ऐसा बना है ए, ये इसका, तो अब जब आप इसे लेकर आओगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा ठीक इसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इस पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है. तो जो सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, क्योंकि ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है ना, तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, इन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो इससे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है. सो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो हैं ये इनकी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये चीज हमें याद रखनी है. ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आपको बताना है. बताओ अगर मेरे पास एक कोबाल्ट ऐसा है, मान लो, ठीक है, एक Cl ये है, एक Cl ये है,
एक Cl ये है और एक Cl ये है, ठीक है। मान लो मैंने इसका वो बनाया मिरर इमेज, तो इसका मिरर इमेज भी कैसा बना, ऐसा ही बना, Cl Cl Cl। तो बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्या लगता है? ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये ठीक इसका मिरर इमेज है, तो मैं जस्ट इस पूरे को उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाऊंगा तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि चारों साइड क्लोरीन है और इसकी भी चारों साइड क्लोरीन है, बिल्कुल एक जैसी है उसमें, तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या लगता है? तो ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये सुपर इम्पोज हो रहा है, इट इज सुपर इम्पोजेबल, राइट? भाई ये पूरा पूरा इसे सुपर इम्पोज नहीं कर जाएगा, यस और नो? तो ये वाला आपस में सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो जो नहीं करता है सुपर इम्पोज वो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। यस, मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है, तो ये क्या लग रहा है, ये सुपर इम्पोजेबल है या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्या लगता है? तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो सुपर इम्पोजेबल हो जाता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो सुपर इम्पोज नहीं होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या ऑप्टिकली, एनी गेसेस? देखो दोनों के दोनों मिरर इमेज है, और अगर आप इस पूरे को उठा के ठीक इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, क्योंकि पूरा एक जैसा ही तो है सब कुछ। तो अगर ये सुपर इम्पोज कर रहा है तो इसको हमें क्या बोलना चाहिए, एक्टिव और इनएक्टिव? ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो सुपर इम्पोजेबल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब, बस आई नो बहुत इजी है ये, एक लास्ट दे रहा हूँ बस, ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। मैं इसका मिरर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना बना रहा हूँ। अब आपको इसकी मिरर इमेज खुद बनानी है और मुझे बताना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या लगता है? सिर्फ मैं इसकी मिरर इमेज नहीं बना रहा हूँ, मिरर इमेज आप खुद देखो, खुद माइंड के अंदर इमेजिन करो, और क्या लगता है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव? तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो Cl इधर आएंगे, राइट? तो अगर Cl से पता लग गया, अगर आप इसको लेकर भी आओगे, ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज तो करने वाला है नहीं, क्योंकि Cl वाला हिस्सा इससे कैसे सुपर इम्पोज कर सकता है, और इस इन से ये वाला Cl कैसे सुपर इम्पोज कर सकता है? तो इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। एंड एज आई सेड, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब अपने आप में यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होना। सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, बहुत सिंपल। तो बस इसी के साथ हमारा ये वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी खत्म होता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में मेनली इतना ही था, ठीक है। तो मेनली हमें इतना ही पढ़ना होता है और इसी से हमारे पास नीट और जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, बस इतना ही करना है और नहीं, ठीक है। तो आई होप इट वुड बी इजी। हाँ, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी आते हैं। जैसे मान लो आपको मैंने दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl2NH3 की पावर 4, ठीक है, ये दे रखा है। कह रहा है आपको इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है, सिस और ट्रांस। तो सिस क्या होता है, जो सेम सेम साइड पे होते हैं, और ट्रांस क्या होता है, जो अपोजिट अपोजिट साइड पे होते हैं। तो मैंने बना के दिखाया था भी शायद थोड़ी देर पहले ही, मुझे याद है, राइट? तो अगर मैं बना के दिखाऊंगा तो मान लो कोबाल्ट मेरे पास ये रहा, तो Cl दो Cl है और चार अमोनिया है, तो Cl को एक साथ बना दो, और अमोनिया को, चार अमोनिया को ऐसे दिखा दो। तो ये जो अमोनिया है चार, तो ये सारे अमोनिया एक साइड और Cl सारे एक साइड, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिस,
ठीक है, सिस आइसोमर। लेकिन अगर मैं अपोजिट दिखा दूं, मान लो एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, और ऐसे दो अमोनिया यहाँ पे और दो अमोनिया यहाँ पे, तो ये एक NH3 ये रहा, एक NH3 ये रहा, ठीक है, एक NH3 ये रहा और एक NH3 इधर, राइट। तो ये अपोजिट हो जाएंगे, तो फिर अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो बस इस टाइप के बना लेंगे सिस और ट्रांस। दीज आर कॉल्ड दी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, सिस ट्रांस ही होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। ठीक है, तो इस टाइप से। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया अभी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, राइट, तो एग्जाम में कभी कभी आता भी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रेसिमिक मिक्सचर? सो विच कंटेन दी 50-50% ऑफ लीवर रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वेयर इज इट, यस। ओ, मैंने ऑप्टिकली इनएक्टिव बता दिया, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये जो मैंने 50% बनाया ना, ओ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है। तो ये 50% और ये 50% लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं। और इस रेसिमिक मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, आई मीन दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 50% डेक्स्ट्रो। तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो किस चीज को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को या प्लेन अनपोलराइज लाइट को? जैसा कि मैंने बताया, अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है, जब वाइब्रेशन हर प्लेन में होते हैं, ठीक है, अनपोलराइज लाइट का मतलब। तो हमें अगर ये लाइट हर डायरेक्शन में है, इसके वाइब्रेशंस, लाइट में वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसको अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। फिर हम इसे पोलेरॉइड से पास करते हैं, टॉर्मेलिन क्रिस्टल का बना होता है वो। तो फिर ये लाइट सिर्फ वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में रह जाते हैं, ऐसे ऐसे। इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अगर अब आप इसे किसी भी सब्सटेंस से पास करते हो, अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करती है, तो वो हो जाएगा लीवो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर वो लाइट को राइट साइड करती है, राइट साइड, तो वो बन जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। तो ये लीवो और डेक्स्ट्रो इसी तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा इस तरीके से निकल के आता है सामने, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी इजी था, और यही बस इतना ही है हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। देखो, अब मेरे को मैंने बोला ना कि पूरा का पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो बस एक छोटी सी चीज और, मान लो ये कार्बन है, ठीक है। मान लो मेरे पास इस कार्बन से एक क्लोरीन लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। लेकिन दो मिथाइल ग्रुप लगे, मिथाइल का मतलब होता है CH3 ग्रुप, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप मेरे पास, दो मिथाइल ग्रुप पीछे की साइड है, ठीक है। या मान लो एक मिथाइल ग्रुप तो ये रहा, चलो इस साइड ही है वो, मेरे पास लेफ्ट साइड। लेकिन एक मिथाइल ग्रुप ना पीछे की साइड है, और एक हाइड्रोजन इस बोर्ड के सामने की साइड है। मतलब इस बोर्ड से बाहर निकल रहा है एक हाइड्रोजन, और एक मिथाइल ग्रुप बोर्ड से पीछे जा रहा है, ठीक है। तो फिर उसको हम कैसे बनाते हैं, तो देखो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है बोर्ड से, तो इसको हम बोलते हैं वेज, ठीक है, वेज। और जो चीज बोर्ड के अंदर जा रही है, इसको हम बनाते हैं डैश, ऐसे। तो ये मिथाइल, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको ऐसे करके बनाते तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 डायमेंशन में है पूरा, लेकिन ये तो 3 डायमेंशन था ना एक्चुअली में। तो ये मिथाइल ग्रुप जिसको हम CH3 भी बोलते हैं, तो ये पीछे की साइड है बोर्ड के, और जो ये मैंने ऐसे करके बनाया इसे हम बोलते हैं वेज, तो ये इस बोर्ड से बाहर निकल रहा है। ये मिथाइल ग्रुप सेम इसी प्लेन पर ही है, और ये भी इसी प्लेन पर है। अगर अभी पूछ रहे कि बताओ तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और उसी को हम इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं, राइट।